टॉपिक है जी आज का कैट स्क्राई डिजीज़ है। कैट स्क्राई डिजीज़ है, नाम इसमें है कैट और स्क्रैचो डिजीज़। मतलब ये स्प्रेड हो रही है, किससे? कैट से स्प्रेड हो रही है। क्यों स्प्रेड हो रही है? कि जब कैट स्क्रैच कर रही हैं, किसे स्क्रैच कर रही हैं? ह्यूमन्स तक पहुंच रही हैं तो ह्यूमन्स को स्क्रैच कर रही हैं, ठीक है। इसमें बैक्टीरिया से इन्वॉल्व है। बेसिकली ये बैक्टीरियल आपके पास एक बेसिकली ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और बैक्टीरिया जो इन्वॉल्व है वो है आपके पास बॉटिनेला बैक्टीरिया है, बॉटिनेला हैंसले। इसके अलावा बॉटिनेला की कुछ और स्पीशीज़ भी हैं, जैसे बॉटिनेला क्विंटैना भी है। अच्छा, कैट्स का डिज़ीज़ डिस्कस करते हैं। तो पहले डिज़ीज़ ह्यूमन्स तक पहुंचने से पहले आपकी जो पेट कैट है उसको उसकी कंटेम उस तक इन्फेक्शन पहुंचना ज़रूरी है। फिर उससे आगे ह्यूमन या उसके जो पेट का ऑनर है उस तक पहुंचता है, या कोई भी उसके सराउंडिंग में पर्सन। होता है इस तरह जी कि कैट्स की फ्लीज़ होती हैं। जो कैट की फ्लीज़ होती हैं, एक इन्फेक्टेड कैट को बाइट किया तो वो फ्लीज़ कैरी करके आती हैं इन्फेक्शन को एक नॉर्मल कैट तक। अब नॉर्मल कैट जो है, जब बाइट करती है या फिर वो स्क्रैच करती है किसी ह्यूमन को, तो वहाँ से या उसके सलाइवा के थ्रू जो होता है वो ये बैक्टीरिया जो है ह्यूमन्स तक पहुँचता है। अब जिसको बाइट करेगी, कैट स्क्रैच करेगी, जिस जगह पे बाइट होगा, जिस जगह पे स्क्रैच होगा, वहाँ पे क्या बनेगा? एक पस्ट्यूल बनेगा या पैप्यूल बनेगा। जो पस्ट्यूल और पैप्यूल बनेगा, पस्ट्यूल मीन्स कि एक दाना बनेगा कि जो पस फिल्ड होगा, और पैप्यूल भी एक दाना है, ठीक है। अच्छा, फिर जिस रीजन में बनेगा उसके रीजन के करीब तरीन, अब मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होती हैं सब मैंडिबुलर नोड्स इन्वॉल्व होती हैं। यहाँ पे कुछ गदूदें होती हैं, थूक बनाने वाला ग्लैंड होता है, उसके साथ कुछ गदूदें होती हैं, सब मैंडिबुलर नोड्स होती हैं, वो इन्वॉल्व होती हैं। अच्छा, फिर अगर कान के करीब है तो आपके पास प्री ऑरिकुलर रीजन इन्वॉल्व होगा, पैरोटिड रीजन इन्वॉल्व होगा, पैरोटिड की प्री ऑरिकुलर नोड्स इन्वॉल्व होंगी, पैरोटिड ग्लैंड में पेन होगा, पैरोटिड ग्लैंड में पेन होगा। और साथ में पैरोटिड ग्लैंड से कौन सी नर्व गुजरती है जी? फेशियल नर्व गुजरती है। तो फेशियल नर्व में की फेशियल नर्व जो है वो साइड की आपके पास टेम्पररी उसकी पैरालिसिस हो सकती है। अच्छा, ये तो एक और रीज़न है कि एक और रीज़न भी है, एक और इन्फेक्शन का एक रूट भी है कि कैट ने अपने जो फर है उसको कॉम्ब किया, उसको उसको अपने सलाइवा से या अपनी टंग की हेल्प की वजह से कैट्स अपने फर को कॉम्ब करती हैं। तो उस अगर कैट इन्फेक्टेड है तो उसकी फर पे जो सलाइवा है उसमें इन्फेक्शन है, उसमें बैक्टीरिया है। अगर किसी ने उस फर को टच किया और फिर उसने अपनी आइस को टच किया तो उस फर से इन्फेक्शन कहाँ तक पहुँच गया? आइस में। और आइस में कंजक्टाइवा में जाके क्या बनेगा? ग्रैनुलोमा बनेगा। और उस ग्रैनुलोमा बन जाएगा, और इसके साथ करीब तरीन रीजन जो है वो कौन सा है? प्री ऑरिकुलर रीजन है। और प्री ऑरिकुलर रीजन इन्वॉल्व होगा, प्री ऑरिकुलर नोड्स इन्वॉल्व होंगी, पैरोटिड ग्लैंड इन्वॉल्व होगा। तो इसे कहते हैं ऑकुलो इस सिंड्रोम बनता है ऑकुलो ग्लैंडुलर सिंड्रोम ऑफ पेरिनोड। ऑकुलो ग्लैंडुलर सिंड्रोम ऑफ व्हाट? पेरिनोड। ऑकुलो ग्लैंडुलर सिंड्रोम ऑफ पेरिनोड। अच्छा, इसके अलावा कुछ मैनिफेस्टेशंस हैं जिसमें आता है आर्थ्रैल्जिया आता है, एन्सेफेलोपैथी आती है, एनीमिया आता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया आता है, मैकुपेपुलर रैश आती है, स्प्लीनोमेगाली आती है, और हेपेटिक मास आता है। अगर यही चीज़ जो है आपके पास उस पेशेंट्स में है कि जो आपके पास इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, एड्स के पेशेंट हैं, एचआईवी के पेशेंट्स हैं, तो उसमें एक सिमिलरली एक और कंडीशन भी है, इसमें एक और मैनिफेस्टेशन है, वो है बैसिलरी एंजियोमेटोसिस की। जो बैसिलरी एंजियोमेटोसिस है इसका मोस्टली बड़ा जो काज है वो आपके पास क्या है? बॉटिनेला हैंसले बैक्टीरिया है। और जो बॉटिनेला हैंसले मोस्टली है, लेकिन बॉटिनेला क्विंटाना भी है। उसमें क्या होता है जी? बैसिलरी एंजियोमेटोसिस है। एंजियोमेटोसिस मीन के वेस्कुलर प्रोलिफरेशन है, सबकुटेनियस अनयूजुअल सबकुटेनियस वेस्कुलर प्रोलिफरेशन होती है। बीनीथ स्किन भी हो सकती है, ओरल कैविटी में भी हो सकती है। अच्छा, जो इसका जो मैनिफेस्टेशन है वो पर्पलिश रेड सा है। पर्पलिश रेड जैसे कि कापोसी सार्कोमा के साथ वो रिसेंबल करता है। आप कंफ्यूज कर सकते हैं यहाँ से कि वो कापोसी सार्कोमा से। अच्छा, देन ओरली भी होती है। ओरल मैनिफेस्टेशन भी ऐसी है कि वो बोन को इन्वॉल्व करके बोन को इरोड कर सकती है, बोन को रिजॉर्व करती है, एल्वुलर बोन रिजॉर्व होती है। साथ में सबकुटेनियस आपके पास मैनिफेस्टेशन आती है कि जैसे कोई वेस्कुलर प्रोलिफरेटिव लीजन्स। अच्छा, डायग्नोस कैसे होगी? डायग्नोसिस का पहले इसके पास कुछ है, ये नॉर्मल ग्राम स्टेनिंग से नहीं होगी। एक वॉर्थन स्कारी मेथड है स्टेनिंग का, वॉर्थन स्टारे मेथड। और ब्राउन हॉप्स का मेथड है। कौन सा है? ब्राउन हॉप्स मेथड ऑफ ग्राम स्टेनिंग है, और वॉर्थन स्टारी मेथड है। और अब जो है इसकी एक मोनोक्लोनल
जो है वो एंटीबॉडी जो है वो मोनोक्लोनल कमर्शियली अवेलेबल एंटीबॉडी है बॉटिनेला हेंसले के, उससे भी आप इजीली जो है इम्यूनोफोरेक्सिटिस टेक्निक है उससे इजीली डिटेक्ट हो सकता है। डायग्नोज होने के बाद आता है जी ट्रीटमेंट आता है। यूजुअली जो आपके पास से ये डिज़ीज़ है कैट्सिक्राई डिज़ीज़, ये सेल्फ लिमिटिंग है। विद इन 4 मंथ्स जो है ये लिम्फोडिनोपैथी जो है रिजॉल्व हो जाती है। ज़ख्म तो यूजुअली पहले ही रिजॉल्व हो जाता है, लिम्फोडिनोपैथी रहती है लेकिन ज़ख्म रिजॉल्व हो जाता है। आपके पास पेशेंट ऐसे प्रेजेंट कर सकता है कि वहाँ पे कोई स्क्रैच का निशान आपको ना मिले, कोई बाइट का निशान ना मिले, लेकिन आपको लूंड मिले। ठीक। अच्छा, ट्रीटमेंट ये है कि इसमें सेल्फ लिमिटेड है लेकिन एनाल्जेसिक्स पेन है तो एनाल्जेसिक्स यूज़ हो सकते हैं इसमें। इसके अलावा जो है एनाल्जेसिक्स के साथ कोल्ड पैक्स यूज़ हो सकते हैं। अगर पस है, अगर पस्चुलेशन है, पस है नोड्स में, वहाँ पे सपुरेशन है, तो एस्पिरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन जब भी एस्पिरेशन होगी तो 1 टू 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लियन होगी। इसके अलावा एड्स के पेशेंट है तो एड्स के पेशेंट में तो आपने लाजमी मेडिसिन देने हैं। एड्स और इम्यूनोसप्रेस पेशेंट है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है तो एंटीबायोटिक्स आपने मस्ट देनी है। कौन कौन सी एंटीबायोटिक है? अगर सीवियर कंडीशन है, ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज या इम्यूनोसप्रेस्ड है, इजिथ्रोमाइसिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है, रिफैम्पिन है। कौन सी है? डॉक्सीसाइक्लिन, इजिथ्रोमाइसिन, इजिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, डॉक्सीसाइक्लिन, रिफैम्पिन, एरिथ्रोमाइसिन एंड जेंटामाइसिन, और ये मेडिकेशंस हैं जो आप इन पेशेंट्स को दे सकते हैं। जो कुछ रिकैप्स थी स्लाइटली इस टॉपिक की बॉटिनेला। ये जो लेक्चर है बेसिकली, जो ये डिस्कशन है, ये एकेडमिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू क्लिनिकली। आम लोगों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट शायद उनको टर्मिनोलॉजी समझ ना आए, लेकिन जो एग्ज़ाम के लिए बैठे हुए हैं, जो ओरल पैथोलॉजी की कोई बुक पढ़ रहे हैं, उसमें से पढ़ रहे हैं कोई टॉपिक, तो उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है। ओके, थैंक यू।